नमस्कार जी। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अंकुर आर्य भाई की वीडियो। उस पर रिएक्शन देंगे। साथ में शहजाद पूनावाला है। और इनकी काफ़ी अच्छा वैसे उनका अंकुर भाई का पॉडकास्ट है ये, पहला ही है। तो अच्छी लगी इनकी बातें थोड़ी सी। मैं पूरी वीडियो कभी भी नहीं सुनता किसी की, स्टार्टिंग का थोड़ा सा सुनता हूँ। वहाँ से पता लग जाता है कि भी हाँ ये इस वीडियो पे अपन बात कर लेते हैं, थोड़ी सी उनकी बातें सुन लेते हैं और शेयर कर लेते हैं कैसा है माहौल, कैसा माहौल चल रहा है। क्योंकि काफ़ी गुणी इंसान है दोनों। वो शहजाद पूनावाला बीजेपी की तरफ से हैं, अंकुर आर्य भाई न्यूट्रल हैं। वो जो भी सही काम करता है उसको सही बोलते हैं, गलत काम करता है उसको गलत को गलत बोलते हैं। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा सपा, आम आदमी कोई भी होए। तो यह आपा शुरू करते हैं। ठीक है, लेके प्रभु का नाम। ढाई मोर्चा के चक्रव्यूह में भी इसी तरीके के जो आधा मोर्चा है उसके विषय में काफ़ी डिटेल में हमने ये लिखा है कि किस तरीके से देश के अंदर कुछ हैं जो होता है ना कि एक सरफेस पे दिखाई देने वाली चीज़ें होती हैं, होता है लकड़ी के अंदर जो दीमक होते हैं वो उसको खोदते रहते हैं जिसके बारे में पता भी नहीं लगता। पता भी नहीं हम लगता। सोचते हैं कि नहीं सरफेस पे कुछ नहीं है, सब कुछ साफ दिख रहा है, लेकिन कुछ होते हैं। मुझे लगता है वही खान मार्केट इनका गैंग है जो। प्राइमरी काम यही है, वाइट वॉशिंग करना। हाँ। मतलब कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जी एक नहीं 7-7 बार हुआ है। जी जी। पर ये डिनाई करेंगे, हाँ। ये कहेंगे कि हिंदू जो वहां से भागे हैं वो दरअसल माइग्रेट कर गए हैं। माइग्रेट किए। मतलब ये बहुत अब कायर लोग थे, ये माइग्रेट कर गए। हाँ और अगर एक गलती से भी किसी की लिंचिंग हो जाती है और उसका कारण कोई सांप्रदायिक कारण ना हो, जी जी जी। मतलब दो लोगों में झगड़ा हो गया या कोई चोर पकड़ा गया और उसको भीड़ ने पकड़कर मार दिया, जी। वो कोई सांप्रदायिक हत्या नहीं है। जी। पर क्योंकि अगर वो विक्टिम मुस्लिम होगा हाँ। तो वो पूरे देश को इस्लामोफोबिक घोषित कर देंगे। जी। और वही चाइना में मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कुरान के साथ क्या किया जा रहा है, बिल्कुल। मोहम्मद नाम नहीं रखने दे रहे, दाढ़ी नहीं रखने दे रहे। पर ये खान मार्केट गैंग वहां पर इस्लामोफोबिया उसको नहीं मिलेगा। जी और मोदी चाहे कुछ भी कर ले, उनको सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई के हर जगह के देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल जाए जी। तो भी मोदी इस्लामोफोबिक होगा। हाँ। और बस यही है इनका नैरेटिव गढ़ने का स्टाइल, यही खान मार्केट गैंग है। हाँ। इनके ऊपर तो अलग से हमको पॉडकास्ट करना अलग पड़ेगा। से ही एक लंबा चौड़ा मैंने। बात एक ऐड करूँ, कांग्रेस को ना, कांग्रेस को सिर्फ पावर चाहिए बस। वो उसको मतलब नहीं है कि वो पावर पूरी तरह से लोगों को साथ लेके आए, लोगों का दिल जीत के आए, ये जैसे भी नहीं। उसको उसको एक उसने एक गणित लगाया, हिसाब लगाया, इतनी परसेंट मेरे को मुस्लिम वोटें पड़ जाएंगी, इतनी परसेंट मेरे को क्रिश्चियन वोटें पड़ जाएं, इतनी परसेंट हिंदू वोटें पड़ जाएं, इतनी परसेंट मेरे को सिख वोट पड़ जाए, मैं जीत गया। उसको सिर्फ जीतने से मतलब है, सीटों से मतलब है कि भी इतने इतने परसेंट मेरे को वोटें पड़ जाएंगी तो मेरी सरकार बन जाएगी। सरकार बनाने से मतलब है। और वो सरकार चाहे प्रेशर में रह के काम करे, लेकिन बस उन्हें पावर में रहना है, साइन चलना चाहिए उनका बस, कि भाई हाँ ये पावर में कौन है, पावर में कांग्रेस है। वो मतलब नहीं है कि भाई हाँ भी लोगों का दिल जीता है या पूरी तरह मेजोरिटी से जीत के आए हैं, कि भाई हाँ लोगों ने इन्हें, पूरे सभी लोगों ने इन्हें पसंद किया है हर जगह से, और लोग चाहते हैं कि भी हाँ ये सरकार आए, ये हमारे लिए काम करे, ये सरकार काम करे। कांग्रेस को वो नहीं लेना देना है, कांग्रेस को सिर्फ जीतना है। चाहे वो टूट फूट के जीते, होता नहीं वो बड़ी मुश्किल से पिंडों में चल जाओ, पुराने पुराने पिंडों में, गांव में, तो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई होती है लकड़ी की। लेकिन वो लकड़ी सीढ़ी ना बहुत टूटी होती है, कई जगह से वो रस्सी से बांधी होती है, कई जगह पे किल्लें ठुकी होती है, वो किले भी इधर उधर होती है, वो डंडे भी ऐसे ऐसे होते हैं थोड़े से, मतलब बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ पाते हैं। बस कांग्रेस ऐसी सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ना चाहती है कि भाई बस चढ़ना चाहती है। वो सीढ़ी है ना, जो वो सीढ़ी कैसी है उससे उसे कोई मतलब नहीं लेना। टूटी फूटी सीढ़ी से ऊपर चढ़ना उसने, एक मजबूत सीढ़ी बना के, परमानेंट सीढ़ी नहीं बनाना चाहती वो। इसलिए तो वो बातें ऐसी करती है कांग्रेस जो नहीं करनी चाहिए उसको। मतलब जब यार एक तरफ से तुम वैसी बात करोगे कि भी मुस्लिम का पक्ष करोगे, हिंदुओं से घृणा करोगे, कुछ परसेंट हिंदू है जो आपको आपकी तरफ हैं, कुछ परसेंट आपको पता है कि भाई कुछ परसेंट है, कुछ राज्य हैं यहाँ से तो हमें वोट पड़ी जाएगी, बाकी मुस्लिम्स को पूरी तरह हाथ में कर लो। क्या बोल के हाथ में कर लो?
हम राम मंदिर हटा देंगे, मतलब बोल कांग्रेस रही है, मतलब कि भी कांग्रेस साफ है, मतलब कांग्रेस ये दिखा रही है कि मुस्लिम ये जाते हैं, कांग्रेस बुरा तो मुस्लिम को बना रही है कि भी हाँ जी हमने राम मंदिर हटाने की बात की, कहते जीत के देख लो जी, मुस्लिम ने तो हमें इसलिए वोट डाल दिया है क्योंकि हमने राम मंदिर को हटाने की बात की थी, राम मंदिर को बंद करने की बात की थी, और मुस्लिम चाहते हैं कि भी हाँ ऐसा हो, इसलिए उन्होंने हमको वोट डाल दी है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है, ये खतरनाक पार्टी है अभी, बस इतना है यार। इसीलिए कहा कि हम संक्षिप्त में जानना चाहते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये जो आपने टर्म दिया, ये जो वर्ड दिया है, इसकी तह कहाँ तक है। तो हम उस पर अलग से मित्रों चर्चा करेंगे एक बार। दूसरी चीज के उधर तो राहुल गांधी जी खटाखट सबको अमीर बनाने की प्रयास कर रहे हैं, बेचारे इतनी कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 2019 में 72,000 रुपए सालाना देने की बात की थी। इस बार वो कह रहे हैं कि एक वीडियो में उन्होंने ये भी कह दिया कि 1 लाख रुपए प्रति महीना देंगे, हालांकि वो कह रहे हैं कि 8,500 रुपए देंगे, 1 लाख रुपए सालाना देंगे। ऐसे समय में क्या आपको खटाखट राजनीतिक पार्टी का कोई अध्यक्ष या खटाखट प्रधानमंत्री नहीं बनना था कि आप जैसे बहुत सारे युवा उसी कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी, पहले तो मुझे लगता है कि उनके माइंड और टंग के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए वो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिनका उनको भी मतलब नहीं पता। अब उनके कितने सारे वीडियो अभी सामने आ चुके हैं हाल ही में कि वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जो कहीं पर भी लॉजिक नहीं है उसका। एमआरपी को बोलते हैं वो मिनिमम रिटेल प्राइस है। अब बताइए कि मिनिमम रिटेल प्राइस, वो बोलता है मनरेगा माफ हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे कई उदाहरण, ऐश्वर्या राय उनको प्राण प्रतिष्ठा में दिख गई, जबकि वो थी नहीं, और एक नहीं 4-5 बार बोला है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, मोदी ने अदानी अंबानी इन सबका, ओ माय गॉड, कह रहा 24 लाख करोड़, ओ माय गॉड 24 लाख करोड़ का, मतलब ऐसे बोलो ना कि 24 लाख करोड़, तो बंदा कहेगा माय गॉड यार इतनी बड़ी रकम। क्या 24 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, इससे 24 साल, देखो 24 साल मनरेगा की स्कीम चल सकती थी, आपको उससे आराम से 24 साल तक का फायदा मिल सकता है। देखो मतलब पता है कि भी हमसे किसी ने क्या पूछना है, और पता है कि मेरी छवि तो वैसी ऐसी है कि भी हाँ भी ये बंदा ही ऐसा है, वही है, तुक्का मारना है, तुक्का भी नहीं बोलना है, कुछ भी चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो बंदे कहेंगे कि भी यार ये तो वैसे ही बोलता रहता है, चल गया तो सही है। और ये डेंजर चीजें हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, और कांग्रेस के बंदे चाहते हैं कि भी इसको लीडर बनाया जाए, इसको इसके हाथ में इंडिया की कमान दी जाए, ये सबको लीड करे। लगता है कि भी वो इस लाइक, आई डोंट थिंक सो मैन। वैसे टंग टू माइंड कोऑर्डिनेशन जीरो है, जीरो। और उनकी मतलब सोच के ऊपर मुझे तरस आता है। अब ये बड़े वादे भी कर रहे हैं कि 8,500 रुपए प्रति महीना, इन्होंने न्याय स्कीम निकाली थी 72,000 रुपए प्रति वर्ष देने की जी। कितने राज्य सरकारों में लागू किया इन्होंने? हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है। एक जगह लागू किया, अरे हिमाचल में बोला 1,500 रुपए महिलाओं को देंगे जी, वो कितनी महिलाओं को दिया? इन्होंने 200 यूनिट फ्री देंगे बिजली का कहा, कर्नाटका में, हिमाचल में कहाँ दिया? अभी रेवंत रेड्डी की सरकार आई तेलंगाना में, तो उन्होंने कहा 12,000 रुपए किसानों को देंगे। कितने किसानों को दिया? 5 लाख रुपए युवाओं को देंगे। कितनों को दिया? अच्छा, सबसे मजेदार बात यह है कि जो 1 लाख रुपया पर ईयर इन्होंने देने की बात की है बेरोजगारों को और महिलाओं को जी, तो इनको पूछा गया, प्रवीण चक्रवर्ती को पूछा गया, और इन्हीं के जर्नलिस्ट ने पूछा, मतलब जो ये मानते हैं कि गोदी मीडिया नहीं है, करण थापर ने पूछ लिया इनको कि इसका खर्चा कितना है। तो प्रवीण चक्रवर्ती ने बताया 5 साल का 5 लाख करोड़, मतलब सालाना 1 लाख करोड़, मतलब कि 1 करोड़ ही गरीब और अनएम्प्लॉयड मान रहे हैं आप इस देश में। तो ये तो मोदी सरकार को सबसे बड़ा सर्टिफिकेट देकर आया कि भाई देश में अभी मोदी जी के चलते केवल 1 करोड़ गरीब और बेरोजगार, मतलब 50 लाख गरीब परिवार और 50 लाख बेरोजगार बच्चे हैं, बाकी सब सॉल्व हो चुका है। ये उन्हीं के आंकड़े हैं। अन्यथा बताया कि कितना खर्चा आएगा इसका, तो इसका कोई जवाब नहीं है, जवाब उनके पास नहीं है। और वो आई थिंक वो कहते पकड़े गए कि अभी उसके बारे में सोचेंगे, हम बात करेंगे, भी हमने कुछ विचार नहीं किया। मतलब आपने ऐसे ही अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया। हाँ, मतलब ये अमूमन इनकी चीजें ये होती है कि स्पीक फर्स्ट थिंक लेटर, ये तो उनके बोलने से प्रमाण जाहिर होता है, वो जो बोलते हैं उसका कोई सेंस नहीं होता। अच्छा, कभी कभी ना हम भटके हुए युवा में ये चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी की स्पीच तैयार करने वाले कहीं ना कहीं शहजाद पूनावाला तो नहीं है? देखिए वो मेरी बात सुनते अगर, तो उनकी आज ये दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि 7 साल पहले जब फैशनेबल नहीं था राहुल गांधी को आईना दिखाना,
तब मैंने उनको आईना दिखाकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। तब तो मोदी जी की सरकार को मात्र 2 या 3 साल ही हुए थे। और ऐसा नहीं था कि मैंने तुरंत कोई बीजेपी का पटका भी पहन लिया था कि 2017 में मैंने बगावत की और 2017 ज्वाइन की, तो 2021 में भी पार्टी ज्वाइन की। तब भी मैंने कहा था कि राहुल गांधी में बेसिक टैलेंट नहीं है। आप कह रहे हो ना, राहुल गांधी इज नॉट बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब अगर राहुल गांधी के सरनेम को हटा दिया जाए, केवल राहुल को रखा जाए, तो इस राहुल को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसको 15,000 की नौकरी भी नहीं मिल सकती इस देश में महीने की। एक बड़ी मजेदार बात सुनो फिर, इतनी मजेदार बात है, यही मेरे चैनल पे ही है एक, और मैंने राहुल गांधी और करली टेल्स वाली संडे ब्रंच पे उनकी दोनों की कन्वर्सेशन है, उस पर भी रिएक्शन दिया है, सुनना जरा। भाई साहब जी ने हर डिग्री गिना दी है दुनिया की, कि मैंने फिजिक्स में फलाना कर रखा है, मैंने मैथ, मैंने ये वो, हर चीज़ मैंने लंदन से हार्वर्ड से ये पढ़ाई की है, अमेरिका से ये की है, इटली से ये की है, फ्रांस से, सारा कुछ ही गिना दिया, पता नहीं क्या क्या गिना दिया है ना। आप देखना जाके उस वीडियो को, आपको पता लगेगा। मतलब बंदा अगर एक बंदा ओ माय गॉड यार, इतना खतरनाक बंदा है यार, ये तो बहुत दिमाग लेके बैठा है। और वही शहजाद पूनावाला बता रहा है कि भी भाई उसका कोऑर्डिनेट ही नहीं है, अपने दिमाग और अपनी जीभ के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं है उस बंदे का। बोलना क्या है, सोचना क्या है, और सोचना क्या है और बोलना क्या है, पता ही नहीं है उसे, हवा में छोड़ी जा रहा है सब कुछ। मतलब जो उसको पता नहीं लिख के दे रहा है कोई, या उसे सामने लिखा हुआ दिख जाता है, या वो रास्ते में आ रहा है कहीं लिखा हुआ मिल गया, या फोन पे मेरे ख्याल से रील्स चला रहा है, रील्स में दिख गया उसे कुछ, जो जो मतलब उसे याद आता रहता है वो बोलता रहता है बस। एमी मतलब कोई उसको हायर नहीं करेगा, उसके रेज्यूमे में कोई ऐसी बात नहीं है, ना उसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है कि उसको 15,000 की नौकरी पे कोई रखे। पर हम सोचते हैं कि कोई वाजपेयी ही है जो उनके स्पीचेस लिख रहा है, ताकि वो कुछ का कुछ बोलते चले जाते हैं, और वो बीजेपी को ही कहीं ना कहीं वो फिर चीजें हैं ना जो बेनिफिट हैंड ओवर कर देते हैं। बात तो सही है। और वो बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में ही एक प्रकार से काम करते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। पर देखिए, अल्टीमेटली इस सनराइज के चक्कर में पार्टी का सनसेट हो रहा है, और ये सनराइज करने की जो कोशिश या ख्वाहिश है वो तो सोनिया जी कर रही है। तो अब आप कह सकते हैं कि सोनिया जी भी हमारी एजेंट है। पर मुझे लगता है कि एक बात देखिए, बहुत सीरियस सी बात है कि जो राहुल गांधी का एक सेंस ऑफ एलिटिज्म एंड सेंस ऑफ एरोगेंस, और ये है कि भाई देश वो करता है उसे प्रधानमंत्री बनाना, उसके मन में ये भाव है कि भाई द कंट्री ओज इट, कि मेरे परिवार में से इतने प्रधानमंत्री हुए। ये चाय वाला, मैंने बोला था ना पहले भी एक वीडियो में, मैंने बोला था कि जैसे होता नहीं है, एक राजकुमार होता है, राजकुमार, तो बस मेरे को राजा बनना है इस देश का, मेरे को राजा बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि मेरे पिताजी भी इस देश के राजा थे, मेरे दादाजी भी इस देश के राजा थे, मैंने भी राजा ही बनना है। और क्या हुआ, उसका वो होता नहीं है, उसका फिर राजकुमार जो प्रिंस होता है, उसका मंत्रिमंडल सारा लग जाता है उसे राजा बनाने में। उसके लिए वो अपने ही देश में सिविल वॉर तक लगवा देते हैं अपने ही देश में। कई फिल्में भी हैं ऐसी, कई कहानियां भी हमको पढ़ने में मिलती हैं ऐसी। तो वो उसको बनाने के चक्कर में ना, उस राजा को बनाने में, और उसको बना के वो बिठा देते हैं। और पीछे से चलती किन की है? जो नीचे मंत्रिमंडल होता है ना, जो नीचे मंत्रिमंडल होता है, वो फेस कौन है? वो जो राजा, जो जिसने पूरी जिंदगी किया कुछ नहीं है, ऐसे बड़े बड़े बागों में बैठा है, हजारों दासियां के पीछे हैं, नौकर चाकर हैं, उसे मतलब ना तो राजनीति का पता है, ना उसे ये पता है कि मेरे जो जनता है, मेरे देश की जनता है, वो किस हाल में है। वो कभी निकल के भी नहीं देखा उसने। वो हाल है, बस उसे बनाना है किसी ना किसी तरह राजा। क्यों बनाना है? क्योंकि एक प्रथा चली आ रही है बस। कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? कोई ऐसी पार्टी का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? हमारे खानदान से बनना चाहिए प्रधानमंत्री, तभी तो बात है। अच्छा, मोदी जी से भी उनका मेन विरोध यही है। उनको कोई मोदी जी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स से इतना परेशानी नहीं है। और जब मन करता है इनका, या जब इनको लगता है कि वोट छिटक रहे हैं, तब ये भी लोग जनेऊ कोट पे डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने आप को हिंदू प्रस्तुत तो कर ही देते हैं। हमारे यहाँ पे सीजनल फ्रूट होता है, सीजनल हिंदू है, ठीक है, तो इस सीजन के हिसाब से आम आ जाते हैं, सीजन के हिसाब से हिंदू बन जाते हैं। बिल्कुल। तो हिंदू या हिंदुत्व से इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है इनको। इनको दिक्कत ज्यादा इससे है कि भाई प्रधानमंत्री पद पर तो आधिपत्य मेरा है। लेकिन इन चुनाव में तो कहीं मंदिर में दिखाई नहीं दे रहे वो लोग। नहीं, कैसे दिखाई देंगे?
अब तो ऐसी स्थिति आ चुकी है कि केवल कांग्रेस नहीं, सारे इंडिया अलायंस के दलों को पता चल चुका है कि जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने की है, हिंदू वोट तो उनको आने से रहा। जैसे इन्होंने राम मंदिर को अभी बेकार बोल दिया, राम गोपाल यादव ने, सपा के तो थे। अच्छा, ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि वैसे तो ये वामपंथी विचारधारा के अपने आप को सोशलिस्ट बोलते हैं, ये वास्तु एक्सपर्ट बन गए। मतलब जब मन करता है इनका तो ये वास्तु, और बोलने लगे कि राम मंदिर का वास्तु खराब है। भाई नक्षत्र खराब है, नक्षत्र खराब है, वास्तु खराब है। बताओ। मतलब जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे, जिन लोगों ने राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने का काम किया, अब उनको राम मंदिर के वास्तु से प्रॉब्लम है। मतलब ये वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के एक्सपर्टीज के साथ ये मंदिर बना, जिस ज्योतिष और जो बाकी जो स्ट्रक्चरल डिजाइन और जो भी इसके पीछे थॉट प्रोसेस गई, उनको कम पता है, इनको ज्यादा पता है। तो भाई ऐसा है, जो उनकी केवल उपलब्धि गाजियाबाद में हज हाउस बनाने की है और कब्रिस्तान बनाने की है, और कब्रिस्तान वाले वास्तु उनको ठीक लगते होंगे, सफाई के कार्यक्रम कराने की, तो अब वो राम मंदिर के वास्तु एक्सपर्ट बन गए। मतलब ऐसी ऐसी बात है। और ये वही राम मंदिर के वास्तु एक्सपर्ट को जब राहुल गांधी ने बेशर्मी से द्वारका में, आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी समुद्र के नीचे उन्होंने द्वारका जी का आशीर्वाद लिया और कृष्ण जी को मोरपंख, मतलब बताते हैं कि ये उनका प्रिय है, तो उन्होंने वो मोरपंख वहां पे रखा, तो उसको ये नाटक बोल रहा है राहुल गांधी। और ये यदुवंशी अपने आप को कहते हैं अखिलेश यादव जी, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। मथुरा पर कोई स्टैंड लिया है क्या? नहीं। मैं, चलो आप बोल सकते हैं कि कोर्ट में मामला लंबित है तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर दिली भावना तो बताओ। और दिली भावना आपने बताई ना, वो व्यास जी के मंदिर पर किसने ताला लगवाया भाई? जिसको विष्णु जैन ने भी खुलवाया। जी। और राम मंदिर के मामले में क्लियर कट मुलायम सिंह यादव जी का स्टैंड था कि बाबरी बनानी है, लेकिन अभी नाना पटोले ने कहा है कि शुद्धिकरण करेंगे, और प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आ भी जाती है 1% मान लो, तो ये इस पूरे, या तो वहां से मूर्ति मंदिर पे बुलडोजर चलाएंगे। ये राम मंदिर पे बुलडोजर चलाएंगे। मैं आपको बताता हूँ इसका प्रूफ, टाइम लगेगा वीडियो दिखाने में, पर मैं आपको, मतलब मुझे क्या लगता है ना, मंदिर बनाने के पीछे, मतलब जल्दी जल्दी जो ये मंदिर का हो गया है सारा कुछ, बीजेपी ने क्या किया ना, जो मंदिर को लेके, बाबरी मस्जिद और मंदिर को लेके जो झगड़ा था ना, बीजेपी ने वो खत्म कर दिया है ना। क्योंकि मस्जिद है, जो लोग मस्जिद बना लेते हैं ना, और वैसे भी मैंने कहीं पे सुना है कि भी जो अपने इस्लामिक स्कॉलर हैं वो ये बात बोलते हैं कि भी विवादित जगह है ना, जहाँ पे विवाद हो, कुछ हो, वहाँ पे मस्जिद नहीं बनाई जाती है ना। तो उन्होंने ये झगड़ा बीच में से खत्म कर दिया, लेकिन कांग्रेस जानबूझ के वो मुद्दे को बार बार उठा के लाई जा रही है बीच में। और भी पार्टियां, के लिए कांग्रेस नहीं, और भी दूसरी पार्टियां उस मुद्दे को बार बार, मतलब मंदिर बन गया अब तो वो मुद्दा रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, लेकिन लाई जा रही है। हम तो नहीं, अच्छा मंदिर बना लिया, हम तो मंदिर तोड़ देंगे जी, मैं पहले ही बोल के हटा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान ये चाहता है, मुसलमान नहीं चाहता भाई, ये मुसलमान नहीं चाहता है कि मंदिर टूटे। मुसलमान पहले भी नहीं चाहता था मंदिर टूटे, नहीं चाहता है मुसलमान। लेकिन अगर ये मुसलमान चाहता तो ये मुसलमान ही बैठा है शहजाद पूना वाला। आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए और आप इसको बाद में लगा देना वीडियो को। जयराम रमेश ने, वैसे आपका सत्य सनातन चैनल है, एक सत्य के नाम से एक और असत्य वाला चैनल चलता है आशुतोष का, सत्य हिंदी, तो सत्य छोड़ के सब कुछ है, ठीक है। तो आशुतोष के चैनल पर जयराम रमेश ने बोला है कि आशुतोष, मैं मानता हूं हमने गलतियां की है, राम मंदिर के ताले खुलवाना हमारी गलती थी। मेरे पास वो क्लिप है, वो बहुत वायरल क्लिप है, आप खुद भी ढूंढ के और लगा देना। गलतियां हमसे भी हुई हैं आशुतोष, ऐसा नहीं है कि हमने गलती नहीं की। शाहबानू जजमेंट देखिए, या जो ताले खुलाए गए अयोध्या में 1986 में, ये सब, इस पर बातचीत हो, इसमें फिर से चर्चा हो सकती है, क्या हमने सही किया कि नहीं। उस समय से ही इनका क्लियर कट पोजीशन है कि राम, वैसे तो वो ताला खुला था कोर्ट के आदेश से, कोई राजीव गांधी ने नहीं खुलाया। बिल्कुल। राजीव गांधी का क्या रोल था और राजीव गांधी क्या सोच थी उसमें नहीं जाना जी। पर इन्होंने तब से कहा है कि राम मंदिर का ताला खुलना ही, अयोध्या जी का ताला खुलना ही एक गलत डिसीजन है। फिर आप देखिए कि किसी ने सोचा था कि भारत का बंटवारा होगा 47 में, नहीं सोचा था।
कांग्रेस ने किया ना, बिल्कुल किया। किसी ने सोचा था कि शाहबानू का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से आएगा, वो पलट दिया जाएगा? बिल्कुल। भाई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को आप पलटा दोगे उल्टा, हाँ। तो भाई ये भी कल्पना के बाहर क्यों होनी चाहिए? और इन्होंने कहा है बाबरी बनाना कांग्रेस की सरकार के एफिडेविट का कमिटमेंट रहा है। हाँ। इन्होंने लगातार ये स्टैंड लिया है, इन्होंने वकील भेजे राम मंदिर के खिलाफ आर्ग्यू करने के लिए। और बिल्कुल अगर सही। उन्होंने बाकी के कानून पलटाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बने हुए कानून, तो ये निर्णय पलटाएंगे तो इससे ये कैसे आप डिनाई कर सकते हैं इसका? वरना वो लिखित में दे दे। बिल्कुल, लिखित में क्यों नहीं देते? बिल्कुल। और हमेशा उन्होंने ये कहा है कि वो तो काल्पनिक हैं, राम सेतु के खिलाफ कितने वो तो खड़े लंबा लोग हैं। इतिहास रहा ही, और अभी तो उन्होंने डिक्लेयर भी किया ना कि राम बनाम शिव की लड़ाई करानी है। हाँ हाँ, ऐसा एक दिन बता दो जहां पर राम मंदिर को लेकर इन्होंने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा, नाना पटोले के बयान से ही शुरू हुआ। जी। नाना पटोले ने कहा राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना, मतलब कि क्या है? राम जन्मभूमि अशुद्ध है। हाँ। एक बार नाना पटोले केवल सऊदी में या वेटिकन में जो वहां पर धार्मिक स्थल है उसके बारे में बोलकर तो दिखाएं बिल्कुल, हाँ। कि वो अशुद्ध है, उसकी शुद्धिकरण की हमको इवन इंडिया में एक छोटी सी मस्जिद के विषय में बोल बीच के में दिखा दे, किसी बोल के चर्च के दिखा विषय दे। में बोल बोल के दिखा सकते सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं लोग, नहीं बोल सकते। राम मंदिर बेकार है बोलना आसान है, आसान है। आप बोलो किसी मस्जिद के बारे में, Yes. फिर सर तन से जुदा के नारे हो लग जाएगा तुरंत ही। तो इसका बात ये नहीं है कि वो डरते हैं, बात वो नहीं है, क्योंकि जैसे शहजाद भाई ने बोला है कि भी उनकी पॉलिसी हमेशा अपीजमेंट की रही है। उनको हमेशा से ही मुस्लिम पक्ष को बस सिर्फ एजुकेशन दे के, फायदे दे के, उनको अपग्रेड करके, उनको इसमें नहीं दिलचस्पी रही है कभी भी। उनको दिलचस्पी रही है कि भी वो जहाँ पे हैं, जिस हाल में हैं, वो उसी हाल में रहें जैसे भी हैं वो, ताकि उनको बस मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे ही कितना टाइम उन्होंने अटका के रखा, उनको कितना टाइम लगा के रखा। जब से देखो तुम, एक तरफ वो राम मंदिर अयोध्या के मुद्दे पर लगे हुए थे पॉलिटिक्स करने, और दूसरी तरफ वो अपना उनके इंदिरा गांधी उस पे लगे, दरबार साहब पंजाब में लगी हुई थी। देखो ये तो इनका चलता ही आ रहा है ना शुरू से। अब नेहरू का ले लो, नेहरू का भी वो एक कौन सा था, भोलेनाथ का मंदिर था, जहाँ पे उन्होंने अपने एक मेरे ख्याल से जो वो थे राष्ट्रपति थे, उनको मना ही कर दिया जाने से उधर, कि भाई आप उधर जाना नहीं है आपने, लेकिन वो इफ्तार पार्टी में जाते थे। ठीक है, उससे बाद फिर अपना इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने दरबार साहब में टंकी चला दी है, लाखों लोग मार दिए। उससे बाद अपना राजीव गांधी, ये सब यही काम ये करते हैं शुरू से, और यही काम इन्होंने आगे करना है। इन्होंने कोई तरक्की नहीं देनी है। इनके जितने भी भाषण चलते हैं सब कैसे चलते हैं, हम आपको फ्री ये देंगे, हम आपके लिए फ्री ये करेंगे, आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ वो हो रहा है। कभी आपने सुना कि भी हमारी ये स्ट्रेटजी है, जैसे मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मैं उसके ये ना सोचना मैं कि भी उसकी कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ तो मैं उसकी अच्छाई कर रहा हूँ, तो मैं बीजेपी की गुण कर रहा हूँ, नहीं। अगर जब वो बुरा काम करेगी आप उस पर भी करेंगे बात। अभी जैसे पीछे उसने मोदी ने बोला कि भी आपके मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, कर ले जाएंगे, वो कर ले जाएंगे, वो भी एक डर ही डाला था, वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि भी ज्यादा कौन करता है ना? मतलब क्या है? आप अब इसको ऐड कीजिए, जयराम रमेश का बयान कि एक ताले खुलवाना गलती थी, शाह बानू से लेकर बाकी चीजों को पलटाने का इनका पुराना एक इतिहास रहा है। राम मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए, हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, राम जी का अस्तित्व नहीं है, राम बनाम शिव करवाना है। इन सारी चीजों को जोड़ दो तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है, वो तो 30 साल से कांग्रेस में रहे, तो उनका ये कहना है कि अगर इनके हाथ में गलती से सत्ता आती है तो ये इतने आगे बढ़ चुके अपीजमेंट पॉलिटिक्स में कि ये भी संभव है कि वो राम मंदिर पर भी बुलडोजर चला। तो यानी कि राम मंदिर के खिलाफ जो कांग्रेसी नेता वकील बन के खड़े हुए थे, तो भाई ये तो स्पष्ट दिखाई देता है ना कि अगर वो हार गए हैं ये केस, तो उनमें बौखलाहट तो है ही, और उनकी सरकार आएगी तो वो जरूर करेंगे जो वो हार चुके हैं जिस लड़ाई को, तो जरूर पूरी करेंगे। बिल्कुल, और उनका वोट बैंक उनको लगता है यही उनसे डिमांड कर रहा है। इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस की भाषा अब जो है इस प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट हो चुकी है, कांग्रेस ही नहीं, इंडिया अलायंस की। जी जी। भाई लालू प्रसाद यादव जब
MY फैक्टर की राजनीति करते हैं, हाँ। मुस्लिम यादव। जी। पर अब तो उन्होंने यादव को भी धकेल दिया हाँ। भाई। जब वो कह रहे कि सवाल क्या था लालू जी से कि OBC SC ST आरक्षण में से हाँ। मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है, आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं? तो उसने बोला पूरा मिलेगा। पूरा मिलना चाहिए। यस। पूरा मिलेगा तो किसका कटेगा? यादव का काट के मुसलमान को दो। हाँ, ये सीधा सीधा अब ये लोग जो है, 30 मिनट है पहले तो ये लोग यादवों की पार्टी नहीं है, ये परिवारों की पार्टी है। परिवारों की ये बात। मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की पार्टी है। यादव की पार्टी होती तो अखिलेश यादव के बदले किसी और यादव को बिठाते। यस, अगर ये लालू प्रसाद यादव यादवों की नेतागिरी कर रहे होते तो किसी और यादव को किसी और बिठाते। को और जितनी बिठाते। राबड़ी को- सीट्स हैं वहां पे देखो ना, यादव परिवार के लोग खड़े हैं। अरे हाँ। 500 सारे सीट के पे सारे। 500 सदस्य हाँ। खड़े हुए हैं। हाँ, तो बाहर की सीट पे बाकियों को लड़वा बाकियों को रहे लड़वा रहे हैं। हैं। जो सो कॉल्ड इनके लिए वैसे कोई सीट सेफ नहीं है। 80 में से 80 जा रही है। जी, जी, जी। ये कन्नौज भी नहीं जीतेंगे। अच्छा। पर रायबरेली भी हारेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर इनमें इतनी ये सोच होती कि यादवों को आगे बढ़ाना है तो यादवों को एक सीट तो देते, एक तो सीट दे देते जो मैनपुरी की दे देते हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं दी मैनपुरी की? नहीं दी है। तो उनको यादव से भी अब कोई मतलब नहीं बचा, इसीलिए MY में से केवल M आगे करना है। Y को अभी इन्होंने पीछे कर दिया है। अब इनको लगता है कि M को आगे और रिझाने के लिए, अब देखिए प्रोग्रेसिवली उनके स्टेटमेंट्स, उदयनिधि स्टालिन कभी बोलते हैं सनातन समाज, तो भाई दूसरे बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, असली M का मैं दुकानदार हूँ। तो मैं दुकानदार हूँ तो मैं बोलूंगा भाई राम बनाम शिव या शक्ति से लड़ाई है। तो बंगाल से एक स्टेटमेंट, नहीं नहीं तुम लोग तो रहने दो, मैं असली मालकिन हूँ इस पूरे चीज की। तो मैं बोलती हूँ जय श्री राम के खिलाफ हम लोग हैं। तो प्रोग्रेसिवली एक के बाद एक, इसको मैं बोलता हूँ पॉलिटिक्स ऑफ कैप। ये ना ज्यादा ये दिखाते हैं कि भाई ओ तुम तो कुछ भी नहीं हो विरोधी, देखो हम तुमसे ज्यादा बड़े विरोधी हैं। वो कहते तू तो कुछ नहीं है, देख मैं तेरे से ज्यादा बड़े विरोधी हूँ। मतलब ये कहते हैं कि भाई तूने तो अपनी स्टेट में कुछ भी नहीं मुसलमानों को पीछे रखा, देख मेरी स्टेट में देख कितने मुसलमान पीछे हैं, मैं जो कहूंगी वो साथ ही कहेंगे हाँ 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 हाँ। ये वो नहीं दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि भी उन्होंने जो मुसलमानों को पीछे रखा है, उनको जो आज तक वो आगे आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। वो उनकी स्टेट, नहीं तो इतने टाइम में तरक्की क्यों नहीं की उन्होंने, अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब उन तक सारी योजनाएं सब कुछ पहुंच रहा है, इसलिए। चलो ओके दोस्त, है ना, खत्म करते हैं यहाँ पे। बाकी इसके जो थोड़ी रह गई है वो बाकी बाद में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है यार, फिर बहुत टाइम लग जाता है अपलोड करने को। अभी शुरू किया है चैनल, अभी बातचीत करनी शुरू की है। फिर धीरे धीरे आप जैसे सपोर्ट मिलेगी भाइयों की, वैसे वैसे आप और बढ़िया कर लेंगे काम। ठीक है, तो बस यार जैसे जो भी देखता है वीडियो प्लीज़ कमेंट करो, बताओ यार, कुछ सजेशन दो मेरे को, फिर आप उस हिसाब से आपके हिसाब से काम करेंगे। नमस्ते यार, ओ नमस्ते यार, माइक आ गया वीडियो। ओके, सी यू लेटर।